हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 6, 7, 8 की विज्ञान का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रखे गए हैं जो सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें। तो आज हम ये 7वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एक लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं और एक श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणुओं का विनाश या रक्त का थक्का बनाना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC जो होती हैं ये रोगाणुओं का विनाश करती हैं। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च श्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं या बिल्कुल गति नहीं करती हैं? तो उच्च श्वसन के समय पसलियां क्या करती हैं? पसलियां जो होती हैं वह नीचे की ओर गति करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है इसके आयाम पर, इसकी आवृत्ति पर, इसके आवर्तकाल पर या इसकी चाल पर। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि का जो मात्रक होता है वह डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है जो, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि के आयाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति होती है। कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज के नीचे, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर या 500 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज के बीच। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पराश्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं वे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं। श्रव्य ध्वनियाँ जो होती हैं वे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। और जो अवश्रव्य होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियाँ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं? परितारिका, आइरिस, कार्निया, लेंस या रेटिना। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेत्र का वह भाग जो प्रकाश को नियंत्रित करता है वह कहा जाता है रेटिना। अब ये जो थ्योरी वाला वीडियो दिया गया था आपको, उसमें ये सभी चीज़ें बताई गई थी। नेत्र का चित्र भी दिखाया गया था, सब कुछ वहाँ पर बताया गया था। जिसने ना देखा हो उनको देख लें, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर या मीटर सेकेंड। तो ध्वनि की प्रबलता का जो मात्रक होता है वह होता है डेसिबल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा 80 डेसिबल ऐसे लिखा रहता है DB, तो इसको कहते हैं डेसिबल। ये होता है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अदरक प्रवर्धन में आमतौर पर किसे उपयोग किया जाता है? अदरक के प्रवर्धन में किसका उपयोग किया जाता है? बीज का, तना का, जड़ का या पत्ती का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अदरक के प्रवर्धन में किसका प्रयोग किया जाता है? तना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? भोजन करने से? बिल्कुल नहीं, एड्स कभी एक साथ भोजन करने से नहीं फैलता। रुधिराधान से, साझे कंघे से प्रयोग से, साझे कंघे के प्रयोग मतलब एक ही कंघे से 2-4 लोग प्रयोग करें उससे? बिल्कुल नहीं। मच्छर काटने से भी एड्स नहीं फैलता, ये तो मलेरिया डेंगू से मच्छर काटने से मलेरिया फैलता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा रुधिराधान से, मतलब अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और दूसरे व्यक्ति को उसका रक्त दान कर दिया जाए तो वह हो जाए उसे भी एड्स हो जाएगा। तो रुधिराधान मतलब रुधिर के आदान प्रदान से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? अब ये जो डॉक्टर होते हैं आपके हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? इसे तो तुरंत बता सकते हैं, स्टेथोस्कोप, पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो आला लगाकर आप लोगों को डॉक्टर हृदय स्पंदन की गति को मापते हैं तो वो क्या होता है? स्टेथोस्कोप। इसे साधारणतः आला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परपोषी कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीवी किन औषधियों से मर जाते हैं? दर्दनाशक औषधियों से, प्रतिरक्षी औषधियों से, प्रतिजीवी औषधियों से या
वैक्सीन से। तो परपोषी कोशिकाओं के भीतर जो रोग जनक सूक्ष्मजीव होते हैं वे कैसे मर जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिजीवी औषधियों से वे मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु सामान्यतः ठोस होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? सामान्यतः तो धातु जो होती है ठोस होती है, गुण बताया गया था धातुओं का, लेकिन एक ऐसी धातु भी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। अपवाद है ये, कौन सी धातु है वह? मरकरी, सिल्वर, एल्यूमिनियम या सोडियम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह धातु मरकरी है जो कमरे के ताप पर क्या रहती है? द्रव में रहती है, और यह धातु है। धातु का सामान्यतः गुण होता है ठोस होना, लेकिन यह द्रव अवस्था में रहती है, ये है अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलती मोमबत्ती पर गिलास उलटकर रखने पर कुछ समय बाद बुझ जाती है, यह किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है? कोई चीज़ किसकी उपलब्धता में जलता है? ऑक्सीजन की उपलब्धता पर। अगर उसके ऊपर उल्टा ग्लास रख देंगे तो ऑक्सीजन उसके पास तक नहीं पहुंच पाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण वह बुझ जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई जंतुओं की सूची में मुर्गी बेमेल जंतु है, इसका कारण है? मानव, गाय, कुत्ता, मुर्गी। अब देखिए यहाँ पे 4 जंतु दिए हैं, जिसमें से क्या कह रहा है कि मुर्गी जो है वह बेमेल है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें आंतरिक निषेचन होता है, यह अंड प्रजक है, यह सजीव प्रजक है, या इसमें बाह्य निषेचन होता है। तो यहाँ पर देखिए मानव, गाय, कुत्ता तीनों ही बच्चे देते हैं, जबकि ये जो मुर्गी होती है ये बच्चे नहीं बल्कि अंडे देती है। तो ये इसलिए बेमेल है, अलग है, क्योंकि यह क्या है? अंड प्रजक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु सामान्यतः कठोर होती है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है और आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? अब यहाँ पर भी देखिए फिर से आ गया, धातु सामान्यतः तो कठोर होती है, लेकिन एक ऐसी धातु है जो आसानी से चाकू से काटी जा सकती है। आयरन, सोडियम, गोल्ड या मैग्नीशियम। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अभी पीछे एक और धातु बताई गई थी मरकरी, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो यहाँ पर ये द्रव अवस्था में तो नहीं रहती, लेकिन इसको मुलायम होती है, इसको आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंगली भैंसा एक संकटापन्न स्पीसीज है, क्योंकि स्पीसीज मतलब प्रजाति है। क्यों है संकटापन्न स्पीसीज? क्योंकि इसकी संख्या घट रही है, यह विलुप्त हो चुका है, यह केवल एक विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है, इसे चोरी छिपे मारने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। तो ये संकटापन्न स्पीसीज है, मतलब इसका मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट रही है, बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे देश में खेती करने के लिए वनों के बड़े बड़े भूभाग साफ कर दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण, मृदा प्रदूषण या मृदा उर्वरता। तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े जंगलों को साफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मृदा की जो ऊपर की उपजाऊ परत होती है वह किसी न किसी रूप से नष्ट हो जाती है, जैसे पानी से बह जाती है, हवा से उड़ जाती है। तो जंगलों के काटने से मृदा बहुत ज़्यादा अपरदित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में, अमीबा में, पैरामीशियम में, जीवाणु में। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुकुलन होता क्या है? मुकुलन में एक ही जनक से नए जीव को जन्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये इसका राइट आंसर हाइड्रा है। जैसे मान लीजिए हाइड्रा है, तो इसमें धीरे धीरे करके कुछ समय बाद एक नए जीव का एक ही जीव से जन्म हो जाएगा। तो ये बताया भी गया था, इमेज भी दिखाई गई थी थ्योरी वाले वीडियो में। और बल्कि जो अमीबा होता है इसमें द्विखंडन द्वारा होता है, इसमें धीरे धीरे जो अमीबा होता है 2 खंडों में टूट जाता है और एक नया जीव बन जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा में जो जनन होता है वह मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैडपोलों के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? क्लोरीन, कार्बन, गंधक, आयोडीन। अब ये जो टैडपोल या मेढक होते हैं, टैडपोल मेढक को कहा जाता है। तो जब मेढक अंडे देते हैं तब वह अंडा होता है, अंडे के बाद टैडपोल में रूपांतरित होते हैं वह। फिर टैडपोल के बाद जब वो वयस्क हो जाते हैं तब वह पूरा मेढक का रूप ले लेते हैं। तो किस पानी में कौन से तत्व की उपलब्धता में होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की उपलब्धता में। टैडपोल के कायांतरण के लिए पानी में आयोडीन की उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी जो होती है वह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है या घूर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह अवसर कहलाता है वन संरक्षण दिवस, वृक्षारोपण माह, वन महोत्सव या वन्य जीव सप्ताह। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्येक वर्ष जुलाई में जो 1 से 7 जुलाई या पहले सप्ताह में मनाया जाता है वह कहलाया जाता है वन महोत्सव। उसी में लोग बहुत ज़्यादा लाखों पेड़ लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? जब डबल रोटी बनाई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डबल रोटी बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? खनिज तो प्रकृति से ही प्राप्त होता है, तो ये तो है। जल भी प्रकृति से प्राप्त होता है। मृदा भी प्रकृति से प्राप्त होती है। प्लास्टिक प्रकृति से नहीं प्राप्त होता बल्कि इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दो प्रकार के प्लास्टिक बताए गए थे, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रवासी पक्षी वर्ष की एक विशेष अवधि के दौरान सुदूर क्षेत्रों तक उड़ते हैं। उस अवधि में उनके पर्यावास में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उनके इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं? क्या कह रहा है कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं वे क्या करते हैं, एक विशेष अवधि में के दौरान सुदूर क्षेत्रों में उड़ते हैं, मतलब अपनी जगह को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भोजन उपलब्ध ना होना, उग्र मौसमी परिस्थितियां, अधिक भीड़ या घोंसले बनाने के क्षेत्र की कमी। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए भोजन उपलब्ध ना होना। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रवासी पक्षी जहाँ पर रहते हैं तो वहाँ का मौसम एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ने लगती है तो वहाँ की जो स्थितियाँ होती हैं वह उनके अनुकूल नहीं रहती, तो इसीलिए वो उस जगह को छोड़कर कुछ दिन के लिए चले जाते हैं और फिर अपने जगह पर पुनः वापस पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर अगर परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होंगी तो भोजन वो लोग अपने ढूंढ नहीं पाएंगे, भोजन उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसे ही उग्र मौसम परिस्थितियाँ हो जाती हैं अगर वहाँ की, तो इसीलिए प्रवासी पक्षी इधर से उधर जाते हैं। जब मौसम की परिस्थितियाँ उग्र हो जाएंगी, उनके अनुकूल नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हैं। जबकि अधिक भीड़, घोंसले बनाने के क्षेत्र की कमी, ये बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको भगा दिया गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है या उनको घोंसले बनाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों राइट हैं। मौसम की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी तो भोजन वो लोग ढूंढ नहीं पाएंगे और उग्र मौसम परिस्थितियों के कारण ही वे इधर से उधर उनको जाना पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। देखिए ऑप्शन नंबर बी में इसमें दिया है फर्स्ट और सेकंड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है। अब ये मान लीजिए पृथ्वी है तो इसकी जो सबसे बाहरी परत है वो क्या कहलाएगी? प्रवार, बाह्यक्रोड, भ्रूपर्पटी या आंतरिक क्रोड। तो बाह्यक्रोड, आंतरिक क्रोड ये तो पृथ्वी के अंदर होते हैं, आंतरिक कोड सबसे अंदर वाला होता है, तो इसका जो बाहरी परत कहलाती है वह कहलाती है भूपर्पटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? कपड़ों पर पानी डालें, अग्निशामक का उपयोग करें, व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें, व्यक्ति को पॉलीथीन की चादर से ढक दें। तो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आग लग जाए तो उसको कैसे बुझाना चाहिए? व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दें। सर्वश्रेष्ठ तरीका जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है? कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक या गुणसूत्र। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर तुरंत बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुणसूत्र जो होते हैं लिंग निर्धारण के लिए वही उत्तरदायी होते हैं। जैसे मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें से यही गुणसूत्र क्या निर्धारित करते हैं? लिंग निर्धारण यही गुणसूत्र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निषेचन के पश्चात जो कोशिका एक नए जीव को उत्पन्न करती है वह है भ्रूण, अंडाणु, गर्भ या युग्मनज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निषेचन के पश्चात जो कोशिका नए जीव को उत्पन्न करती है वह कहलाती है युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता सही है? यह प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक रक्षित क्षेत्र है। अब यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है, यह विलोपोन्मुखी या संकटापन्न वन्य प्राणियों के लिए एक रक्षित क्षेत्र है। यह केवल पादप स्पीशीज के संरक्षण के लिए होता है। यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त मना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ये जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं प्राणियों के लिए कृत्रिम रूप से बनाए गए एक रक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसा लक्षण है जो तुम्हें पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद करता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक। तो यहाँ पर देखिए पादप कोशिका और प्राणी कोशिका अलग अलग बताई गई थी, तो इनमें कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो दोनों को अलग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिका और प्राणी कोशिका को कौन सी चीज अलग करती है? कोशिका भित्ति। एक में कोशिका भित्ति पाई जाती है और एक में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी, किस पर चलेगी? मिट्टी की कच्ची सतह पर, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर या ईंटों की सतह पर। तो देखिए जहाँ पर घर्षण कम होगा वहीं पर ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। तो घर्षण कहाँ पर कम होता है? जहाँ पर पॉलिश की हुई होती है, चिकनी सतह होती है, तो संगमरमर की सतह सबसे ज़्यादा चिकनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक ही प्रारंभिक चाल से चलता हुआ कोई खिलौना कार सबसे ज़्यादा दूरी किस पर चलेगा? पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर, क्योंकि ये चिकनी होगी, इसमें घर्षण बहुत ही कम होगा। तो ये साइंस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।